नमस्कार। साल 2025 ये सिर्फ एक और साल नहीं है। ये वो साल है जब दुनिया का भविष्य तय होने वाला है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एक साथ आ रहे हैं और वो अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और हमारे प्लैनेट के फ्यूचर पर बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन क्या तय कर रहा है और हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। G20, G7, ब्रिक्स, SCO, इतने सारे नाम हैं, लेकिन असली पावर किसके पास है? ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये वो मंच हैं जहां हमारे भविष्य की कहानी लिखी जा रही है। आइए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि सिक्योरिटी के मोर्चे पर कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी हैं। उसके बाद हम वैश्विक नियमों की दुनिया में उतरेंगे, भविष्य के लिए एक नए समझौते को समझेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ समेटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, इकोनॉमी की। ये तीन ग्रुप्स G7, G20 और ब्रिक्स ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा तय करते हैं। ये सिर्फ मीटिंग्स नहीं हैं, ये पावर सेंटर्स हैं और इनके बीच जो खींचतान चल रही है वो दुनिया का आर्थिक संतुलन बदल रही है। चलिए देखते हैं कैसे। G7 को अक्सर अमीर देशों का क्लब भी कहा जाता है। इसमें 7 सबसे बड़ी एडवांस्ड इकोनॉमीज और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं और ये सब मिलकर दुनिया के लगभग 46% जीडीपी बनाते हैं। पर एक मजेदार बात यह है कि यह हमेशा से G7 नहीं था। रूस भी कभी इसका हिस्सा था, तब ये G8 कहलाता था। लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद उसे ग्रुप से बाहर कर दिया गया और ये वापस G7 बन गया। अब जरा G7 के सामने G20 को देखिए। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि G20 कितना बड़ा और कितना ज्यादा प्रभावशाली है। ये दुनिया की करीब 85% जीडीपी, 75% वर्ल्ड ट्रेड और दुनिया की 2/3 आबादी को रिप्रेजेंट करता है। तो जाहिर है, जब ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात आती है तो आज के दौर में G20 ही सबसे बड़ा मंच है। अच्छा, यहाँ एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना जरूरी है, खासकर जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। G20 बना तो 1999 में ही था, लेकिन तब ये फाइनेंस मिनिस्टर्स के लेवल पर था। जो हम आज लीडर्स को मिलते हुए देखते हैं, वो पहली समिट 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुई थी। तो याद रखिएगा, स्थापना का साल 1999 है, 2008 नहीं। चलिए अब ब्रिक्स की कहानी देखते हैं, जो G7 के दबदबे को सीधी चुनौती दे रहा है। ये 2009 में सिर्फ 4 देशों के साथ शुरू हुआ था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा। 2014 में इन्होंने अपना खुद का बैंक NDB बना लिया और 2024 में तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जब 5 नए सदस्य इसमें शामिल हो गए। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक नया पावर ब्लॉक तेजी से उभर रहा है। तो अब कुल कितने सदस्य हो गए? पूरे 10। अर्जेंटीना को भी न्योता मिला था, लेकिन उसने मना कर दिया, तो अब कुल संख्या 10 है। ये नंबर अपने आप में ब्रिक्स के बढ़ते हुए प्रभाव का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो चलिए इन तीनों को एक लाइन में समझते हैं। G7 मतलब पुरानी स्थापित ताकतों का क्लब। G20 वो बड़ा मंच जहां पुरानी और नई दोनों ताकतें एक टेबल पर आती हैं। और ब्रिक्स वो नया गठबंधन जो इस स्थापित व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है। 2025 में दुनिया की इकोनॉमी किधर जाएगी, ये इन्हीं तीनों की खींचतान पर निर्भर करेगा। इकोनॉमी से हटकर अब चलते हैं सिक्योरिटी की दुनिया में, और यहाँ भी हमें सहयोग से ज्यादा कंपटीशन की कहानी दिखती है। 2 बड़े खिलाड़ी जो रीजनल सिक्योरिटी को आकार दे रहे हैं वो हैं क्वाड और SCO। पहले बात करते हैं क्वाड की। इसमें 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। इनका मकसद एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना है। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये नेटो जैसा कोई फौजी गठबंधन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग यानी रणनीतिक बातचीत का मंच है। और जहाँ क्वाड है, वहीं दूसरे छोर पर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO। इसके मेन सदस्य हैं चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान। इसका फोकस 3 बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ना है, और इसका दायरा मुख्य रूप से यूरेशिया तक ही सीमित है। यहाँ भी एक कन्फ्यूजन अक्सर होता है, क्वाड और ऑकस। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। क्वाड एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है जिसमें भारत एक अहम सदस्य है। वहीं ऑकस ऑस्ट्रेलिया, UK और US के बीच एक पक्का मिलिट्री सिक्योरिटी अग्रीमेंट है, जिसका मकसद ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देना है।
और याद रखिए, भारत ऑकस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो हमने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ग्रुप्स को देख लिया जो अक्सर एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मंच हैं जो पूरी दुनिया को एक साथ लाने और नियम बनाने का काम करते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं यूएन, डब्ल्यूटीओ और सीओपी पर। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो सबसे पहले जिक्र आता है सिक्योरिटी काउंसिल का, और यही है असली पावर सेंटर, जिसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, P5, जिनके पास किसी भी प्रस्ताव को रोकने की वीटो पावर है। और ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। लेकिन आज की दुनिया 1945 से बहुत अलग है, इसीलिए इस पुराने स्ट्रक्चर को बदलने का जबरदस्त प्रेशर है। एक तरफ हैं G4 देश, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, जो परमानेंट सीट की दावेदारी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ है यूनिटी फॉर कंसेंसस ग्रुप, जिसे इटली और पाकिस्तान लीड करते हैं, जो इस विस्तार का कड़ा विरोध करता है। ये ग्लोबल गवर्नेंस पर आज की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की। यहाँ 2025 में एक बहुत बड़ा समझौता लागू होने वाला है, फिशरीज सब्सिडीज अग्रीमेंट। ये इतना खास क्यों है? क्योंकि 20 से ज़्यादा सालों में ये WTO का पहला ऐसा एग्रीमेंट है जो अवैध और हानिकारक फिशिंग के लिए दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी पर रोक लगाएगा। ये हमारे समुद्रों की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और अब आते हैं इस दशक की शायद सबसे बड़ी चुनौती पर, क्लाइमेट चेंज। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हर कॉप मीटिंग के साथ क्लाइमेट एक्शन की भाषा कितनी मजबूत होती गई है। कॉप 26 में कोयले को फेस डाउन करने की बात हुई, तो कॉप 28 में पहली बार फॉसिल फ्यूल से दूर जाने पर सहमति बनी। लेकिन असली परीक्षा 2025 में ब्राजील में होने वाले कॉप 30 की है। क्यों? क्योंकि यहीं पर सभी देशों को 2035 के लिए अपने नए और पहले से ज़्यादा कड़े क्लाइमेट टारगेट्स पेश करने होंगे। तो एक तरफ कंपटीशन है, दूसरी तरफ सुधार का दबाव। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए यूएन ने 2024 में एक बड़ी पहल की, जिसे नाम दिया गया समिट ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य का शिखर सम्मेलन। इसका मकसद था ग्लोबल कोऑपरेशन के टूटे हुए सिस्टम को सुधारना। इस समिट से 3 बहुत जरूरी दस्तावेज निकल कर आए। पहला, पैक्ट फॉर द फ्यूचर, जिसका लक्ष्य है ग्लोबल कोऑपरेशन को मजबूत करना। दूसरा, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, जो AI जैसी टेक्नोलॉजी के लिए नियम बनाने वाला पहला इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है। और तीसरा, डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जेनरेशंस, जो ये पक्का करने की कोशिश करता है कि हमारे आज के फैसले आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में न डालें। तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, G7 से लेकर SCO तक और UN रिफॉर्म्स से लेकर AI के नियमों तक। चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि सबसे बड़ी तस्वीर क्या बनती है। तो क्या याद रखना है? पहली बात, पावर का बैलेंस बदल रहा है। G7 का दबदबा कम हो रहा है और G20 और ब्रिक्स जैसे मंच ज्यादा अहम होते जा रहे हैं। दूसरी बात, एशिया में सिक्योरिटी को लेकर 2 अलग-अलग विजन टकरा रहे हैं, एक क्वाड का और दूसरा SCO का। तीसरी बात, ये सभी छोटे छोटे नाम एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, इसलिए इनके बीच का फर्क जानना जरूरी है। और आखिरी और सबसे अहम बात, 2025 में हर ग्लोबल संस्था पर रिफॉर्म करने और नतीजे देने का जबरदस्त दबाव है। और ये सब हमें इस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, इन सभी अलग अलग एजेंडों और खिंचतान के बीच 2025 आखिर कैसा साल होगा? क्या ये ग्लोबल कोऑपरेशन का एक नया चैप्टर शुरू करेगा, या फिर ये सिर्फ बढ़ते हुए कंपटीशन और दुनिया में पड़ती दरारों को और गहरा करेगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।